के लिए हमने आपको बुलाया है और जिस विषय पे बात करने वाले हैं, मुझे लगता है फ्लडेड है सोशल मीडिया उससे। एब्सोल्युटली लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने लुक को लेकर, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के लिए क्या वो सही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट ये होते क्या हैं? एस्थेटिक मेडिसिन की बात करें तो एस्थेटिक मेडिसिन डर्मेटोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एनहांस करते हैं, जैसे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी, इसकी अपीयरेंस को एनहांस करते हैं। ये आप ये समझ सकते हैं कि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक साथ साथ चलते हैं। जैसे अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने है, तो एक्ने की वजह से आपको वो दाग भी आ गया, अभी एक्ने ठीक किया, दैट इज क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। अभी उसकी वजह से जो स्कार हैं, दैट इज एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी। तो इट इज लाइक टू सिस्टर्स, एस्थेटिक एंड डर्मेटोलॉजी। और एक के बिना दूसरे का चलना मुश्किल है, एग्जैक्टली। अब ये ट्रीटमेंट्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट तो है ही, जैसे कि एक्ने के लिए आपके एक्ने स्कार्स हो गए, स्किन में ओपन पोर्स, टेक्सचरल करेक्शन, पिगमेंटेशन, ये तो हैं। इसके अलावे वो ब्रांच है जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा दिखना है। अब ये नीड बेस्ड से डिज़ायर बेस्ड ब्रांच बोल सकते हैं इसको। तो डिज़ायर में आई वांट टू लुक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मुझे अच्छा दिखना है, अपना सबसे अच्छा फॉर्म दिखना है। उसमें जैसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी बोटुलिन टॉक्सिन हो गई, फिलर इंजेक्शन हो गया, या फिर स्किन बूस्टर्स हो गए, या लेजर्स हो गए। सो इन सारे टेक्निक से आपकी अपीयरेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, क्या जो कोलेजन, आजकल मैं ये वर्ड बहुत सुन रही हूँ इसके बारे में, सोशल मीडिया फ्लडेड है इससे, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं? अगर हम बात करें कि हमें एजिंग देर से हो, झुर्रियाँ देर से पड़ें, या हम ज़्यादा वक्त तक ज़्यादा खूबसूरत दिखें, ज़्यादा यंग दिखें, तो क्या इससे संभव है, ऐसा हो पाता है? इसको दो तरह से समझते हैं, एक हो गया प्रिवेंशन, एक हो गया रिस्टोरेशन। तो हम पहले प्रिवेंशन करते हैं। आजकल ट्रेंड प्रिवेंशन का है कि उसको आने के पहले ही हमें ठीक करना है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में प्रीजुवेनेशन कहते हैं। फिर आता है जब वो आ चुका है तो उसके बाद हमें रिस्टोरेशन करना है, जब वो लाइंस आ चुके हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि दो तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। एक आपकी एजिंग बाहर से हो रही है, सनलाइट हो गया, पोल्यूशन हो गया, इरिटेशन हो गई स्किन में, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा अंदर से हो रही है एजिंग। आपकी जेनेटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप किस तरीके से एज हो रहे हो। आपकी 30 ईयर्स तक ऑलरेडी आपकी कोलेजन 25-40 ईयर्स तक, वील हैव टू डू दिस अगेन। सो बाय द एज ऑफ 40 आपकी कोलेजन 25% तक ऑलरेडी जा चुकी है, और हर साल 1% घटती जाती है। सो आपको ये समझना है कि अगर हमारी कोलेजन जा रही है तो हम उसको नया कैसे बना सकते हैं। सो नया बनाने के लिए हम ये रीजेनरेशन थेरेपीज करते हैं आजकल, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं आपकी स्किन में आपकी कोलेजन बनाने की टेंडेंसी को इंक्रीज करती है। जैसे हमें बचपन में कहीं चोट लगता है तो वहाँ पे घाव खुद से भर जाता है। सिमिलरली हमारे स्किन में हम चोट करते हैं आर्टिफिशियली, नीडल से प्रिक इंजरी क्रिएट करते हैं, और उसके साथ हम ग्रोथ फैक्टर्स भी डालते हैं जो हमारी बॉडी की नेचुरल रीजनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम स्किन को रीस्टोर करते हैं। तो ये दो तरीके से हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यूजुअली करते हैं। अब एक सेगमेंट ऐसा होता है जिनको इन ट्रीटमेंट से डर लगता है, उनको नीडल्स नहीं करना। सो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट और नॉन इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट, या फिर मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट बोल देते हैं। अब मशीन बेस में आपकी कोई नीडल नहीं लगती, वो मशीन से हम आपकी कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, कोलेजन जनरेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि हाइफू हो गया, थर्माज हो गया, लोगों को पता होता है इनके बारे में। हाइफू का तो बहुत क्रेज है आजकल बहुत क्रेज है, क्योंकि आजकल लोगों को नीडल्स, और आजकल ये जो सो कॉल्ड फेसेस घूम रहे हैं, हमें पता है, हम स्क्रीन पे देखते हैं और लोगों को डर लगता है कि हम वैसे नहीं दिखना चाहते। सो आजकल नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स आर ऑन द राइज। सो ये दोनों तरीके से मेनली हम रीस्टोर करते हैं। डॉक्टर रश्मि, जब लोग आपके पास आते हैं, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स क्या आप उनको सजेस्ट करते हैं? मतलब किस लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट्स उन्हें चाहिए होते हैं, चलन में क्या है? एज पे डिपेंड करता है। हमारे पास 20s के भी, क्योंकि स्किन की तो ओवरऑल हम नियोनेट से लेके जेरियाट्रिक एज तक देखते हैं, तो डिपेंड करता है वो किस एज में है ना। अगर 20 के पहले हैं तो पिंपल्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक, एक्जिमा, इसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं 20 के पहले। अब वो 20 के बाद जो है, आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि हमें अपने ग्लास स्किन चाहिए सबको, कोरियन स्किन। कोरियन स्किन।
सो दे वांट टू हैव अ शाइनी ग्लोई स्किन, बिल्कुल वो इंस्टाग्राम फेस चाहिए जिसमें कोई पोर्स ही ना दिखे, आपकी एकदम हाई चीक बोन, शार्प जॉ लाइन, प्लम्प लिप, तो इट इज़ इम्पॉसिबल वैसे, बट डिजिटल स्टैंडर्ड ने हमारी जॉब को और भी मुश्किल कर दिया है। अब दो ब्यूटी स्टैंडर्ड है, रियल ब्यूटी स्टैंडर्ड और डिजिटल ब्यूटी स्टैंडर्ड, और हम उस बीच में, उस ब्रिज में हम उसको गैप को फिल कर रहे हैं। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट वी ऑफर हाउ कैन वी ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। और लोग इस चीज़ में आजकल पिक्चर लेके आते हैं कि हमें इस फिल्टर के जैसा दिखना है, और एक्चुअली होता है ये कि पेशेंट्स आते हैं ऐसे, ओह माय गॉड, so this is actually happening. See, doctor, I want to look like this filter. So things have changed. It has made our job even more difficult. अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कोरियन ग्लास स्किन, मतलब लोगों को क्रेज है इसका, पागलपन है इसके लिए, और रियल लाइफ में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स को भी ऐसे बोलते सुना है, लड़कियों को खास तौर पे, कि वो स्मूथनेस चाहिए, वो ताजगी चाहिए, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्किन होनी चाहिए। क्या जहाँ हम रहते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में, जिस तरीके की ट्रॉपिकल कंडीशन है हमारी, क्या कोरियन ग्लास स्किन जैसी स्किन पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली। ना तो हमारे माँ बाप कोरियन है, ना तो क्लाइमेट वैसी है, ना हमारा खाना वैसा है, ना हमारी जेनेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जेनेटिक्स डिफरेंट है। इट कैन नॉट बी। वी शुड टारगेट दैट द स्किन शुड लुक हेल्दी, नॉट कोरियन। सो आपको अपने स्किन को हेल्दी रखना जरूरी है। और हमारे यहाँ एक और भी बहुत क्रेज है, गोरा बनने का ट्रेंड है, फेयरनेस पूरी इंडस्ट्री है। सो बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं फेयरनेस क्रीम की, और सेलिब्रिटीज करते हैं उसका ऐड कि आप गोरे हो जाओगे, आप सुंदर हो जाओगे। सो ब्राउन इज हेल्दी, आई थिंक दैट मैसेज शुड गो, क्योंकि I think healthy skin is what is important. And as a dermatologist, I always say, you should look best in your skin type. You should not chase to look somebody else or copy paste or look like somebody else or some celebrity. You have to look your best in a healthy way. And that will not happen only by doing some topical treatment. सब कुछ important है। आप खाना जंक खाते हो और आपकी skin flawless चाहिए, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। डेजर्ट आप खाए जा रहे हो और आपको चाहिए कोई भी ब्रेकआउट ना हो। आपने नोटिस किया होगा, हमने बहुत शुगर का कुछ खाया, नेक्स्ट डे एक्ने आ जाता है। सो ये सब कुछ रिलेटेड है, ये बहुत चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं साथ में। तो सब कुछ का आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्लीप हैबिट्स कैसी है, आपकी स्लीप और स्किन की सर्कैडियन रिदम का आप ध्यान रखते हो नहीं रखते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका प्रोफेशन कैसा है, सब कुछ के हिसाब से, और फिर आप क्या लगाते हो, देन together it is all going to make a difference to your skin. अब मैं आती हूँ बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स की बात करते हैं। पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि बोटॉक्स जो है एक ब्रांड नेम है, ठीक है। ये ब्रांड नेम है किसी कंपनी के बोटुलिनम टॉक्सिन का, ठीक है। इस तरह से और भी हैं, जैसे कि डिस्पोट है, जियोमिन है, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं। ट्रीटमेंट को नॉर्मली बोटॉक्स कह के हाँ, इसीलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि बोटॉक्स ही कराना है, तो ये मिथ है। ब्रांड नेम है एक ब्रांड का, उसी लेकिन केमिकल सॉल्ट उसकी बोटुलिनम टॉक्सिन है। अब ये टॉक्सिन क्या करती है, नर्व मसल के जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, उसको ब्लॉक कर देती है। तो आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट उतनी जोर से नहीं होती, जैसे उतनी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। जैसे आप बात कर रहे हो तो आपके लाइंस आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो हमारे लाइंस आ रहे हैं, उसको हम सॉफ्ट कर देते हैं। अब फिलर जो होती है रिलैक्स हो जाती है। जैसे हम ये सोफे पे बैठे, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सोफे का जो कवर है वो आप समझ लो कि अगर हम कवर को आयन कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन। तो फेस का जो कवर है, टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम आयन आउट कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं, तो बोटॉक्स है। अब नीचे हम जिसमें बैठे वो कुशन है, अब वो कुशन जो है, जो नीचे की चीज़ है, वो आपकी फिलर है। तो कोई एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती है, ये एक दोनों साथ में अच्छा काम करते हैं। सो बेसिकली फिलर्स जो होती है फिल करती है। तो आपके जो फैट पैड्स हैं, हमारे स्किन में दो तरह के फैट पैड होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। ये फैट पैड जैसे जैसे हम एज होते हैं श्रिंक हो जाती हैं और डिफ्लेट होती है ग्रेविटी से, तो आपने देखा होगा नीचे आ जाते हैं फेस की तरफ गिरता। तो इसको रीस्टोर करते हैं फिलर से। ये नेचुरल एनाटॉमी जो हमारी होती है, हम उसको रीस्टोर करते हैं। बहुत सारी लेयर्स में चेंजेस आ रही होती हैं, सिर्फ सुपरफिशियल पे नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक बात करें तो स्किन, फेशियाई, आपके फैट पैड, आपके मसल्स, आपके बोन, हर लेवल पे चेंज हो रही है। तो हमें हर लेवल पे रीस्टोर करना है ना। सो हर लेवल पे रिस्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं जो कि हम करते हैं। सो बोटॉक्स फिलर मोटे तौर पे, बोटॉक्स आपके रिंकल्स को ठीक करता है,
फिलर आपके वॉल्यूम लॉस को ठीक करता है। और अगर हम बात करें लेज़र स्किन ट्रीटमेंट्स की, तो वो किस तरह की स्किन समस्याओं से हमें निजात दिलाते हैं, और लेज़र स्किन ट्रीटमेंट से क्या डरना चाहिए? लोग कहते हैं यूवी रेज होती हैं, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या डरना चाहिए हमें? क्या ये इफ़ेक्टिव है? देखिए, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आप जाते कहाँ हैं। इंपॉर्टेंट है आप कौन से सेंटर को चूज कर रहे हो, सेंटर से भी इंपॉर्टेंट है कौन से डॉक्टर को चूज कर रहे हैं। अब ये ट्रीटमेंट जो है कौन सा डॉक्टर कर रहा है, उसकी एक्सपर्टाइज कितनी है, उसकी क्रेडेंशियल्स कितनी है, उस पर बहुत ज़्यादा वेरी करती है। सो अगर हम लेजर्स की बात करें तो वो बहुत अलग अलग तरीके के लेजर्स होते हैं। आपने सुना होगा लेजर हेयर रिडक्शन, वो डायोड लेजर, डिफरेंट लेजर्स होती हैं। फिर आपने सुना होगा कि ग्लास स्किन के लिए अर्बियम ग्लास लेजर या नॉन एब्लेटिव लेजर, एब्लेटिव लेजर। इसका मतलब है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको चाहिए हमें रिजल्ट भी आए और पता भी ना चले। तो वैसे वाले लेजर्स भी हैं जिसमें कि डाउन टाइम बहुत ही मिनिमल होती है, बस थोड़ी सी रेडनेस आती है, लंच टाइम प्रोसीजर करते हैं, वो करा के जा सकते हैं, स्किन को रिजुवनेटेड लुक देती है। फिर एक लेजर होती है जो आपके पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स पे काम करती है। जैसे कि आपको मेलाज्मा है या आजकल पिगमेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, जो हम कई बार मेकअप वेयर करते हैं तो हमारे फोरहेड पे पिगमेंटेशन आती है, नेक पे पिगमेंटेशन आती है, उसको करेक्ट करने के लिए पिगमेंटेशन करेक्शन वाली लेजर मशीनें भी होती हैं जो कि आपके पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को दबाती हैं। अब ऐसे समझते हैं कि एक मशीन है और अब जब ये मशीन है तो उससे कुछ रेज निकल रहे हैं और टारगेट एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं। अब जब हम बालों की बात करें तो हम उसमें क्रोमोफोर आपका पिगमेंट है, हम उसमें हेयर के अंदर जो पिगमेंट होती है उसको टारगेट करते हैं, तभी ये सिर्फ काले बालों पे काम करता है, वाइट हेयर पे नहीं काम करता। सो लेजर रिडक्शन में वो हो गया। फिर पिगमेंट आपके वेरी कर सकते हैं, अलग अलग मशीनों से अलग अलग पिगमेंट को टारगेट करते हैं, जिसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। अलग अलग टारगेट चीज़ें होती हैं। पिगमेंटेशन की मशीन अलग होती है, करेक्शन की मशीन अलग होती है, स्किन ग्लो के लिए मशीन अलग होती है, और हेयर रिडक्शन के लिए मशीन अलग होती है। अब ये USFDA अप्रूव्ड है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। अब जो डॉक्टर कर रहा है उसको ये टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं है, एक्सपर्टीज है या नहीं, उनका इसमें कितना एक्सपीरियंस है, और अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो ऑफ कोर्स उनकी क्रेडेंशियल है कि वो ये चीज़ों को ऑलरेडी करते हैं और उन्हें आता है। तो आपको क्लिनिक का क्रेडेंशियल, आपको डॉक्टर की क्रेडेंशियल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मशीनें भी। तो आप यूं ही किसी सैलून में जाकर और जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं ना करें, आप पहले अच्छे से देख लें, समझ लें कि आप जहां करवाने जा रहे हैं और जिससे करवाने जा रहे हैं उनके पास ये एक्सपर्टीज़ है कि नहीं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं ये करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि वो एस्थेटिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं कि नहीं, वो अच्छे डर्मेट हैं कि नहीं। तो इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखें। पील्स की बात मैं करूँगी, पील्स को लेकर भी लोगों में ये है कि चलो महीने में एक पील करा लेना चाहिए या 15 दिन में एक बार पील करा लेना चाहिए, और जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो केमिकल पील और ग्लाइकोलिक पील है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं मार्केट में जो बहुत 300-400 की बॉटल आती है, उसमें आप 10 बार पील कर सकते हैं ऐसा कहते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या पील वाकई असरदायक होते हैं? अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो पील्स जो होते हैं स्किन क्लिनिक में आपकी 3000 से लेके 70,000 तक की पील्स होती हैं। इतनी वेरिएशन है। कहने का मतलब है इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी पील यूज हो रही है, आपके स्किन को कौन से पील की ज़रूरत है भी या नहीं है, आपकी एज क्या है, आपकी स्किन कंडीशन क्या है, उन सब चीज़ों के हिसाब से आपका डॉक्टर आपके लिए पील चूज करता है। अब कई बार हम जब भी पील करते हैं तो पील के पहले हम प्राइमिंग करते हैं, स्किन को हम तैयार करते हैं। अब जब हम घर में पेंट करते हैं तो पहले प्राइमिंग होती है ना, तो स्किन के लिए भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सीधा जाके पील करा लिया, अब आपका डॉक्टर आपको पहले प्राइम करता है आपकी स्किन को, उसके लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपकी पील्स होती हैं। अब डिपेंड करता है क्या इंडिकेशन है। कुछ पील्स जैसे पार्टी पील्स वो नॉर्मली भी हो सकती हैं, उसके बाद के और पहले के बहुत सारे प्रिकॉशंस भी होते हैं जो कि दिमाग में रखना चाहिए। अब पील्स आपकी पिगमेंटेशन के लिए कर सकते हैं, ग्लो के लिए कर सकते हैं, एंटी एजिंग के लिए कर सकते हैं, जो कि डीप लेयर्स पे डीप पील्स होती हैं। तो ये स्किन की डेप्थ पे डिपेंड करती हैं। सुपरफिशियल पील्स होती हैं, मीडियम पील्स होती हैं और डीप पील्स होती हैं। आपकी इंडिकेशन के लिए आपके स्किन की क्वालिटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से पील कौन सी की जाएगी डिसाइड की जाती है। डीप पील्स काफ़ी इफेक्टिव होती हैं बट ये काफ़ी डेंजरस भी होती हैं। तो डेंजर सिर्फ DIY डेंजर्स नहीं है, ये वाली डेंजर्स भी हैं, तभी स्किन क्लिनिक कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डीप पील्स के लिए बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम ब्राउन स्किन है तो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और सही तरीके से नहीं करी गई, अगर हमने उसके बाद सनस्क्रीन नहीं लगाया, हम सन में चले गए और हमने प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किए तो उल्टे असर भी हो सकते हैं।
तो पील्स जो होती है काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, तो इंडिकेशंस के हिसाब से करी जाए तो बहुत असरदार होती है। और प्लीज आप खुद से मत सोच लीजिए कि आपको ग्लाइकोलिक पील की Home based जरूरत है। peels, होम बेस्ड पील बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में जो होम केयर पील्स होती हैं, जिसमें बेसिकली डिपेंड करता है प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ और ओटीसी प्रोडक्ट्स। तो ओटीसी में स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ आप खुद से मत लगाओ, कई बार अवेलेबल होती हैं चीज़ें इलीगल तरीके से। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ सस्ता है वो अच्छा है, कई बार आपको सस्ते के चक्कर में काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट करानी पड़ सकती है।